हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा जो हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर चलेगा, हिस्ट्री का 8th क्लास का हिस्ट्री का, जिसका नाम है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना पार्ट 2 यानी कि लेसन 2 है एनसीईआरटी का हिस्ट्री। तो बात करें तो सबको पता था, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भारत में कौन पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ये कंपनियां आ गई थी और अपना राज्य स्थापित यानी कि व्यापारिक राज्य स्थापित कर रही थी, अपना व्यापार स्थापित कर रही थी। तो धीरे धीरे इनका जब व्यापार स्थापित हो गया तो उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, व्यापार के साथ साथ में अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश की। जब इनका व्यापार तो स्थापित हो गया, व्यापार स्थापित हो गया, लेकिन व्यापार के बाद इन्होंने क्या किया, राज्य स्थापित करना सोचा, राज्य स्थापना करनी सोची, अपने राज्य की स्थापना करना सोचा। तो उसमें क्या था, उसमें प्रॉब्लम ये थी, जब 18वीं शताब्दी में आया, जब 18वीं शताब्दी की बात है, 1707 की स्पेशली 1707 में जो मुगल साम्राज्य के जो बादशाह होते हैं, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, जब औरंगजेब एक महान शासक कह सकते हैं आप, महान या फिर आप कह सकते हो जो कि उस समय का अच्छा शासक था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद शासक जो थे, वहां के जो प्रांतीय और क्षेत्रीय शासक थे, जो इनके अंदर यानी कि मुगल के अंदर जो भी राज्य या क्षेत्रीय राजा थे, उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मतलब अब क्या हुआ, अब वे एक स्वतंत्र होने लगे। यहाँ तक कि क्षेत्रीय राजाओं ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल साम्राज्य का सिर्फ एक नाम मात्र का क्या बचा, एक नाम मात्र का राजा यानी बादशाह बचा, जो दिल्ली पर गद्दी पर क्या करता था, राज्य करता था। उसकी सारी शक्तियां छीन हो चुकी थी, यानी कि शक्तियां क्या हो चुकी थी, छीन हो चुकी थी। इस कारण क्या हुआ, सबने अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसमें जैसे आप जानते हो, बंगाल और बिहार, यानी बंगाल में बिहार और उड़ीसा आते थे, उन्होंने अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, ये सभी थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपनी अपनी सत्ता स्थापित कर दी। स्थापित करने के बाद बात करते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसियों की। अंग्रेज क्या थे, तो यूरोप में आप जानते हो 18वीं सदी में क्या था, यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, विश्व में यूरोप में आप जानते हैं, यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। युद्ध किस पर था, किस चीज पर युद्ध था, तो उनका युद्ध जो था वो व्यापार और उपनिवेश पर था, उपनिवेश पर था। मतलब क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि यूरोप में जो दो शक्तियां थी, इंग्लैंड और फ्रांसीसी चाहते थे कि हमारी शक्तियों का ज्यादा उत्थान, इंग्लैंड वासी चाहते थे हमारी शक्तियों का उत्थान, मतलब उनका व्यापार बढ़े, उनका उपनिवेश बढ़े, लेकिन फ्रांसीसी चाहते थे कि हमारा उपनिवेश। अब ये उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश बता दें तो क्या होता है, एक देश, मान लीजिए एक देश और एक दूसरा देश होता है, मान लीजिए पहला देश जो इंग्लैंड है, दूसरा देश कौन है, भारत है। तो दूसरा देश भारत है, तो ये क्या करेगा, एक देश दूसरे देश, ठीक है, कोई भी दूसरा देश है, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर देगा। यानी कि इस पर, जैसे कि भारत पर इसने अपना वर्चस्व स्थापित कर देगा, और यहाँ जो भारत के संसाधन है ना, उनसे क्या करेगा, उनसे अपना क्या करेगा,
उनके साधनों से क्या करेगा, अपना प्रयोग करेगा और व्यापार को बढ़ाएगा। यानी कि भारत के साधन से, जैसे इंग्लैंड ने अपने आप को प्रयोग किया और अपने आप को बढ़ाया, ऊपर बढ़ाया, तो ये कहते हैं, ये उपनिवेश कहलाता है। उपनिवेश में क्या होता है, जो पहला देश होता है उसकी तो उन्नति होती है, यानी कि ये तो बढ़ता जाता है, लेकिन जो दूसरा देश होता है उसकी अवनति होती है, यानी कि उसके जो सोर्सेस हैं, उसके जो आय है, सब कम हो जाती है, क्योंकि ये सब उससे क्या कर रहा है, लूट रहा है। तो इसे कहते हैं उपनिवेश। उपनिवेश और व्यापार, तो लड़ाई किसी और चीज पे नहीं थी, सिर्फ उपनिवेश और व्यापार पे थी। अब आते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं। भारत को ही उपनिवेश क्यों बनाया इंग्लैंड ने भारत को उपनिवेश क्यों बनाया? इंग्लैंड ने भारत को ही उपनिवेश क्यों बनाया? क्वेश्चन आता है, इंग्लैंड ने भारत को उपनिवेश क्यों बनाया? तो इसका कारण क्या है? इंग्लैंड में क्या था? इंग्लैंड में अब घर घर फैक्ट्रियां नहीं कह सकते, आप कह सकते हो कारखाने लगे हुए थे, यानी कारखाने की स्थापना हो गई थी, कारखानों की। और वहां पर क्या चल रहा था? वहां पर अब कारखाने, यानी कि आप कह सकते हो उद्योग बड़ी ही मात्रा में चल रहा था, उद्योग बहुत ज्यादा चल रहा था। लेकिन उद्योग का बात करें तो इसी वजह से उस समय पे औद्योगिक क्रांति चल रही थी, कह सकते हो आप औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? इंग्लैंड से हुई। तो इंग्लैंड में उस समय पे औद्योगिक क्रांति चल रही थी, मतलब कारखाने लगे हुए थे, वहां पर रिफाइनरी लगी हुई थी। तो वे क्या करते थे? भारत से कच्चा माल लाते थे, जैसे कि रेशम, ये वगैरह वगैरह, और नील, मसाले, ये सब चीजें लाते थे और उन्हें इंग्लैंड में उच्च दामों पर बेचते थे। और जब वे कारखानों में कम दामों पर क्या हो जाते थे, कपड़े तैयार हो जाते थे, तो उन्हें यहाँ पर भारत में लाके महंगा बेचते थे, और भारत के जो कपड़े होते थे बने हुए, उन्हें यहाँ पे महंगा बेचते थे। तो इस तरीके से क्या होता था, इंग्लैंड वाले बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। बात की जाए तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? भारत के बीच विदेशी सेना, भारत और राज्य विदेशी कंपनियों की सेना। तो क्या होता था, भारत और राज्य विदेशी सेना, भारत में आप स्टार्टिंग से जानते हो, भारत में क्या चलता है, हर राजा अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है, परंतु प्रॉब्लम क्या है, और दूसरा राजा भी अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है। दूसरा, इस बीच में, इसके चलते इन दोनों में क्या होते थे, मतभेद होते थे। अब मतभेद का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, यानी अंग्रेजी कंपनियों ने उठाया। ब्रिटेन की जो कंपनियां थी उन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। फायदा क्या उठाया? अंग्रेज क्या कहते थे कि आप जो है ना, हम किसी एक राजा की हेल्प करेंगे, इसके बदले में आप जो हमारी सेना का वेतन या फिर हमें व्यापार को टैक्स मुक्त करोगे। तो वो राजा उसके लिए तैयार हो जाता था, और ये जिसकी हेल्प कर देते थे वो राजा पावरफुल हो जाता था और दूसरे राजा को हरा देता। इसी का फायदा यानी लाभ अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने इसी का लाभ उठाते हुए बहुत ज्यादा करा। और क्यों अंग्रेजों से ही क्यों डरते थे, मतलब अंग्रेज जिसकी साइड हो जाते थे वो ही क्यों राजा जीत जाता था? तो इसका सबसे बड़ा कारण था उनके पास तोप थी, बंदूकें, और उनके पास ड्रिल करते हुए सैनिक हुआ करते थे। ड्रिल क्या होता है? ड्रिल सैनिक वे होते हैं जिन्हें डेली परेड कराई जाती है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है युद्ध के लिए। उन्हें ड्रिल सैनिक बोलते थे, यानी ड्रिल सैनिक तो बंदूकें, और इनके बलबूते पर वो हर किसी से जीत जाते थे। तो यही कारण था कि हर कोई राजा सोचता था कि अंग्रेज हमारी सेना में शामिल हो जाए, हमारी तरफ से हमारा साथ दे। तो इसके चलते अब चलते हैं आगे का जो होगा, राजा और नवाबों को अंग्रेजों का खतरा क्यों हुआ? राजा और नवाबों को अंग्रेजों का खतरा क्यों हुआ?
का खतरा क्यों लगा कि हाँ ये खतरा है हमारे लिए, खतरा है। दरअसल क्या था, जब राजा युद्ध में तो अपनी तरफ कर लिया और उन्होंने वचन दे दिए कि हाँ हम तुम्हारी सेना का भार उठाएंगे, परंतु इस तरीके से क्या हो रहा था, उन्हीं के धन से, उन्हीं की सब चीजों से क्या हो रहा था, एक विदेशी सेना फल फूल रही थी, यानी कि मजबूत हो रही थी, विदेशी सेना मजबूत हो रही थी, विदेशी सेना मजबूत हो रही थी। तो इसके चलते वे परेशान थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई हमारी सेना के होते हुए कोई विदेशी सेना क्या हो, मजबूत हो। लेकिन फिर भी उन्हें ये करना पड़ा, उन्हें ये सब करना पड़ा और अंग्रेजी सेना मजबूत होती चली गई। लेकिन जैसे बात करते हैं हम, अब बात करते हैं नवाबों की। नवाब अलीवर्दी खान ने अपने आप को क्या कर दिया था, स्वतंत्र घोषित किया। अलीवर्दी खान, जब अलीवर्दी खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो वो बंगाल का नवाब था। लेकिन जैसे उसका पौत्र या फिर आप कह सकते हो नाती, पौत्र या नाती सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो उसके संबंध अंग्रेजों के साथ अच्छे नहीं थे। अच्छे क्यों नहीं थे, क्योंकि जब वो गद्दी पर बैठा, बंगाल की गद्दी पर बैठा, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या कर रहे थे, किलेबंदी कर रहे थे, अपने किलेबंदी कर रहे थे। तो किलेबंदी जब कर रहे थे तो क्या हुआ, यहाँ पर किलेबंदी चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, जब इन्होंने बंगाल के जो सिराजुद्दौला क्या थे, नवाब ने ऑर्डर दिया कि आप यहाँ व्यापार करने के लिए आए हो, आपको व्यापार की पूरी छूट है, परंतु आप किलेबंदी नहीं कर सकते। तो इसमें क्या किया, अंग्रेजों ने अपना काम स्टार्ट रखा, लेकिन फ्रांसीसियों ने अपना कार्य समाप्त कर दिया, उन्होंने किलेबंदी रोक दी। लेकिन अंग्रेज अभी भी लगे हुए थे। तो क्या हुआ, सिराजुद्दौला गया और वहां पे जो कलकत्ता पर किलेबंदी चल रही थी, वहां पे क्या एक फोर्ट है यानी किला है, उसे जीत लिया सिराजुद्दौला ने, नवाब ने जीत लिया। उसके बाद जब जीत लिया तो ये खबर सुन करके कौन, क्लाइव भी समुद्र के रास्ते होते हुए कहां पहुंचा, कलकत्ता पहुंचा और उसने क्या किया, पुनः कलकत्ता कोठी को जीत लिया। अब जब उसने जीत लिया तो ये तो जायज सी बात है कि जब युद्ध होता है, जब एक हारता है तो उसमें संधियां होती है। तो इसमें एक संधि हुई, उस संधि का नाम था अलीगढ़ संधि पर यह समाप्त हो गया, ये मसला यहीं पे समाप्त हो गया। अलीगढ़ संधि पर यह मसला समाप्त हो गया। उसके बाद बात की जाए तो जब ये जानता था, अब क्लाइव जानता था कि सिराजुद्दौला जरूर कोई कदम उठाएगा हमारे लिए। रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि ये कदम जरूर उठाएगा हमारे उसके लिए। तो उसने एक चाल चली, उसने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया, उसने इसे हटाने का प्लान बनाया, सिराजुद्दौला को, नवाब को हटाने का प्लान बनाया। अब नवाब को हटाने के लिए क्या किया गया, तो नवाब को क्या प्लान, उसने जो अलीगढ़ संधि करी थी, यानी कि जो अलीगढ़ संधि करी थी, उसने उस पे क्या दोष लगा दिया, यानी कि उस पर दोष लगाया, किस पर, नवाब पर, कि उसने संधि को तोड़ा है। उसने किस बेस पे कहा, क्योंकि उसने पहले ही अपनी प्लानिंग के तौर पर किसे, आप जानते हो, राय दुर्लभ, जो कि उन्हीं के दरबार में अमीर थे, जगत सेठ और अमित चंद, ये तीन जो है उन्हीं के उसमें थे, और मीर जाफर, तीन को, कौन, मीर जाफर से कहा आप जो है नवाब बनोगे अगर आप हमारा साथ देते हो। मीर चंद, जगत सिंह और अमित चंद, ये तीन अमीर थे, इन्हें भी अपने साथ शामिल कर लिया। तो अब जब उसने दोष लगाया, यानी कि आरोप लगाया किस पर, नवाब पर आरोप लगाया, तुमने संधि तोड़ी है, इस वजह से आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो
नवाब अपनी सेना लेकर पहुंचे। नवाब जो सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला अपनी सेना लेकर पहुंचे प्लासी का युद्ध लड़ने। प्लासी का युद्ध लड़ने ये कब 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। 23 जून 1757 को ये युद्ध लड़ा गया था। तो क्या हुआ, ये युद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब ये पहुंचा, सिराजुद्दौला वहां पर पहुंचा, तो इसने किसे, मीर जाफर को आदेश दिया, जाओ अपनी सेना लेकर चढ़ाई करो। लेकिन मीर जाफर अपनी सेना को लेकर वहीं पर खड़े रहे और ये देखते हुए सिराजुद्दौला समझ चुके थे कि हाँ, मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल गया है, अंग्रेजों के साथ मिल गया है। इसी के चलते सिराजुद्दौला वहां से भाग गए। और बाद में क्या हुआ, मीर जाफर के जो भतीजे थे, मीर जाफर के भतीजे, उन्होंने सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया। ऐसा एनसीईआरटी की किताब में दिखाया गया। तो आगे चलते हैं, प्लासी का युद्ध का क्या वो हुआ। प्लासी का युद्ध, जब प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया, मीर जाफर को नवाब बनाया गया, मीर जाफर को, तो ये अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली थे। अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली कहा जाता था, हाथों की कठपुतली, क्योंकि इनके समय में क्या हुआ, अंग्रेजों को कर जो था, मतलब कि कर मुक्त व्यापार करने का बंगाल में मौका मिला। दूसरा, वो हर साल महीने उन्हें पैसे दिया करता था, उन्हें मतलब एक किस्त के तौर पे पैसे दिया, जिसके चलते क्या हुआ, जिसके चलते बंगाल का पूरा राजकोष खाली हो गया। अब मीर जाफर भी चाहता था कि मैं इनकी गुलामी ना करूं, तो वो चाहता था कि मैं नवाब ना रहूं, क्योंकि उनके बस की अब वो सब नहीं रहा। लेकिन उससे पहले ही अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेजों ने इनके दामाद मीर कासिम दामाद थे, दामाद मीर कासिम को क्या बना दिया, मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम बहुत अच्छे नवाब थे, मतलब कि राजनीति और कूटनीति के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने सबसे पहले उन्हें 3 गांव दिए, जिनके चलते शायद कुछ कर्जा उतर सके। जितनी धनराशि मीर जाफर ने कहा था वो नहीं दे पाया, जो राशि बची थी उन्होंने इन 3 गांवों को देकर उस राशि को खत्म किया, और जो पैसा बचा था वो उधार में चुका दिया। चुकाने के बाद अब मीर कासिम ने क्या किया, अपनी शक्ति को बढ़ाया, अपनी सेना शक्ति को बढ़ाया। सेना का मतलब कि जर्मन के एक सैनिक थे जो उन्हें क्या करा रहे थे, अभ्यास करा रहे थे उनकी सेनाओं को। दूसरा, उन्होंने क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर में क्या राजधानी पहुंचा दी अपनी, क्योंकि ये जानते थे मुर्शिदाबाद में अंग्रेज आते हैं और क्या करते हैं, इनसे पैसा लेते हैं और चले जाते हैं, ये कुछ नहीं कर पाते। लेकिन मुंगेर में ऐसा नहीं था, मुंगेर काफी दूर था, तो मुंगेर में इन्होंने अपनी राजधानी की। और इसके बाद इन्होंने, अंग्रेजों ने इन्हें हटाने का प्लान किया, क्योंकि वे जानते थे कि ये हमसे युद्ध की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अंग्रेजों ने इसे हटाने का प्लान किया नवाब को। लेकिन ये क्या था, सुनते ही इसने युद्ध कर दिया, युद्ध छेड़ दिया, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। लेकिन जब देखा कि नहीं जीत पाएगा तो वहां से भाग गया। और भागने के बाद कहां पहुंचा, शाह आलम दिल्ली।